गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? चलो। कल हम यूनिट 7 स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट 7 में हमने कहानियां पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कहानी कार जो हमारे सिलेबस में जुड़े उनका जन्म वर्ष के आधार पर क्रम है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो कहानियां हैं उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम। ठीक है। अब ये जो कहानियां हैं उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कल एक टोकरी भर मिट्टी हमने पढ़ ली थी। उसमें मैंने आपको उसका प्रकाशन वर्ष, जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है उसका जन्म वर्ष, और किस पत्रिका में प्रकाशित है, कौन से पात्र है और किस उद्देश्य पर लिखी गई है, तथा देवी प्रसाद वर्मा ने उसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देख ली थी, है ना। अब आज की क्लास में हम जो हमारी अगली कहानी स्टार्ट कर रहे हैं वो है, ये जो जितनी कहानियां हम देख रहे हैं ये याद रखना, ये प्रकाशन वर्ष के आधार पर हम क्रम वाइज देख रहे हैं। ठीक है। ना कि इनके जो प्रकाशक है यानी इनके जो लेखक है उनके जन्म वर्ष के आधार पर। दोनों चीजें अलग अलग है। आपको दोनों चीजें समझना होगा। अगर ये अंतर नहीं समझे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे ना। देखो, एक होता है कहानी का प्रकाशन वर्ष, दूसरा होता है कहानी के जो लेखक है उनका जन्म वर्ष के आधार पर चीजों को जमाना। जन्म वर्ष के आधार पर जब जमाते तो हो सकता है वो कहानियां क्रम से ना हो, है ना, क्योंकि कोई कहानी कभी भी लिखी जा सकती है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो लेकिन जो कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर जमाएंगे तो फिर उनके जो कहानीकार उनका जन्म कभी भी हुआ उससे हमें मतलब नहीं होता है। हमें उस कहानी का प्रकाशन वर्ष यानी कि भाई जैसे इससे पहले 1900 या 1901 में देखा, वो 1904 देखेंगे, फिर उसके बाद 1907 इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे ना। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। दोनों चीजें अलग अलग है, और मैं इतना आपको इन चीजों को बड़ी क्लियरिटी के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए कि जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत वहीं पर करोगे। ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए। पहली बात आते चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बात है ना, कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बात कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में। ठीक है। ये किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाला घोष की। राजेंद्र बाला घोष की ये रचना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1882 में हुआ था। ये मैं आपको बता के आ चुका हूँ। ठीक है। ये चीजें हालांकि मैंने बता चुका हूँ लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको याद रहे कि चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। किसकी रचना है? राजेंद्र बाला घोष की, है ना। अगर इतनी चीजें आपने पढ़ ली, इतनी चीजें देख ली, तो अब आगे हम बढ़ते हैं चीजों में ना। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो ये जो पत्रिका मतलब ये जो कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस यूनिट से ये जो पत्रिकाओं में प्रकाशन वाला जो पॉइंट है ये काफी पूछा जाता है। यानी आप पिछले साल के क्वेश्चन भी उठा के देखोगे तो आपको दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी पत्रिका के प्रकाशन से पूछे गए कि भाई ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके यहाँ 100% दिखता है आपके एग्जाम में। तो अच्छा स्टूडेंट, आपको फायदा क्या हो रहा है अब इन चीजों का ना? देखो, एक तो रिवीजन हो रहा है, दूसरा आपने अगर कहानी को एक बार रीड कर लिया है कहीं से तो आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दूंगा जो आपको याद रखना चाहिए। तीसरी चीज ये हो रही है कि भाई देखो, जब स्टूडेंट क्या करता है, पहले सेल्फ स्टडी करता है तो पहले पीओआईक्यू लगाता है, मतलब पहले टॉपिक पढ़ता है, फिर उसका पीओआईक्यू लगाता है, फिर एमसीक्यूज लगाता है, फिर जाके कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठता है कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाते समय डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि देखो भाई, कहानियों से ये 4 से 5 प्रकार या 6 7 प्रकार के इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से भी ये जो 3 या 4 प्रकार के जो क्वेश्चन है इनकी प्रबल संभावना होती है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आपके लिए फायदा है कि आपको डायरेक्ट चीजें फोकस करना है कि भाई हमें ये याद करना है। ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। उसके बाद आती है पत्रात्मक शैली में। ये जो चीजें है कि ये किस शैली में लिखी गई है,
ये इसका कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। पत्रात्मक शैली में ये लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? पत्रात्मक शैली में। कहानी चंद्रदेव से मेरी बात है। अच्छा, चंद्रदेव से मेरी बात है, आपने जब इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक एक जो लेखक है, वो क्या कर रहा है कि अपनी जो कहानी है, उस कहानी को लिखते समय व्यंग्यात्मक चीजें या पत्रात्मक शैली में बात कर रहा है कि भाई चंद्रदेव से बातें कर रहा है वो ना, वो चंद्रदेव को कह रहा है कि हमारी धरती पे क्या चीजें है, नहीं हमारी पृथ्वी पर क्या चीजें चल रही है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बड़े मजेदार कहानी है। अगर पढ़ना इसको कभी, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो जो यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग प्लीज या तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, तो आपको वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर यूट्यूब पे क्लास को जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पहला तो ये कि आप लोग इन क्लासेस का फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कैसी आपको क्लासेस लग रही, कितना फायदेमंद आप लोगों के लिए रह रहा है। दूसरा ये कि आप लोग को ये जो कहानियों के सारांश के नाटक उपन्यास जितनी भी चीजें हैं उनका अगर नोट्स चाहिए, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो चाहे टाइप किए हुए नोट्स हो, दोनों ही नोट्स में आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में या इस चैनल के अंदर जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल मिलेगा। आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो ना। चलो, ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया है, ये याद रखना है। पत्रात्मक शैली में का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लेखक है वो चंद्रदेव को पत्र लिखता है और इनके दोनों के बीच में वार्तालाप वो करते हैं कि भाई हमारे पृथ्वी पर क्या चीजें है। हालांकि एक तरीके से व्यंग्य भी है ना, व्यंग्यात्मक शैली में भी लिखा गया है। चलो, ये हो गई। फिर हम देखते हैं बहुदेव पांडे। बहुदेव पांडे ने इसे हिंदी की, इसकी हिंदी की पहली राजनीतिक, पहली राजनीतिक कहानी माना है, पहली राजनीतिक कहानी माना है। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है, ये याद रखना। अच्छा, इससे पहले एक टोकरी भर मिट्टी जो मैंने पढ़ाई थी, उसको वर्मा जी ने क्या माना था? पहली हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना था। हिंदी की पहली मौलिक कहानी पूछी जाए तो एक टोकरी भर मिट्टी बताना है, और हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी पूछी जाए तो आपको चंद्रदेव से मेरी बातें बताना है, ठीक है। ये चीजें समझ पा रहे हो? क्योंकि सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन गलत करने का चांस यही रहता है कि कौन सी पहली है ना, राजनीतिक कहानी या फिर मौलिक कहानी। तो ये अंतर आप क्लियर रखना, अन्यथा क्वेश्चन, देखो चीजें ये होती है कि जब एग्जाम में गलत जो इजी क्वेश्चन गलत करते हैं ना, तब एग्जाम में हम जल्दी बाहर होते हैं, यानी एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। कठिन क्वेश्चन गलत करने पे कभी भी आप एग्जाम से बाहर नहीं होते, उसमें बने रहते हो। लेकिन जैसे ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपने गलत किया तो ये मान के चलो, क्योंकि बाकी लोग इसे सही करेंगे और आप ये गलत करके आओगे ना। चलो, इसके आगे हम देखते हैं कहानी के भीतर, कहानी के भीतर आए विषय, कहानी के भीतर आए विषय को हम यहाँ पे देखेंगे ना। तो कहानी के भीतर आए जो विषय है वो क्या है, ये हम देखेंगे। कहानी के भीतर आए विषय, तो कहानी के भीतर आए विषय का मतलब कि ये जो कहानी है इसका उद्देश्य क्या था, इन्होंने किन किन चीजों पर यहाँ पर बातें करी और किन किन चीजों पर लिखा। तो हम पहले देखते हैं पक्षपात पर बात करी इन्होंने। पक्षपात पर बात क्यों करी इन्होंने? पक्षपात पर बात इसलिए करी कि इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लेखक इसमें लॉर्ड कर्जन की जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है, या फिर उसकी जो न्यायपूर्ण जो एक तरीके से व्यवस्था है, उस पर व्यंग्य करता है, यानी पक्षपात वाली चीजों पर ब्लेम करता है ना। कलकत्ता की बात इसमें की गई है। ये जितने शहरों के नाम आते हैं ना कहानी नाटक उपन्यास में, इनको तो याद ही रख लिया करो ना। और ये एक शहर का नाम कई जगह पर आएगा, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना कि कलकत्ता का जिक्र इसमें हुआ। वहां और एकता का सूत्र इसमें बताया गया। एकता का सूत्र, परिवर्तन पे बात इसमें करी। ये कहानी आप पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना। ज्ञान विज्ञान की बात इस पे करी। आप कहोगे सर आप ही क्यों ना पढ़ा देते हो लाइन बाय लाइन,
देखो यार, अभी इतना समय हमारे पास बचा नहीं है कि लाइन बाय लाइन हम पूरी कहानी यहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें हमें मेन इंपॉर्टेंट जो देखनी चाहिए वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। चिकित्सा पर इसमें बात करी गई, बिजली पर इसमें बात की गई, और तंत्र विज्ञान पर इसमें बात की गई। जिन चीजों पे बात की गई वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हालांकि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पे बात की गई, लेकिन हाँ ये है कि वो कलकत्ता का जिक्र पूछ सकता है, और एक अमरावती शहर का जिक्र इसमें है। अमरावती, अमरावती का जिक्र आया ये पूछ सकता है, और ये तो पूछा भी गया है अमरावती का ना, कि अमरावती का जिक्र किस में आया है। तो ये हमारा चंद्रदेव से मेरी बातें में आया, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीजों पर, यानी ये कुछ टॉपिक मैंने बता दी कि इन कहानियों में इन चीजों पर यहाँ पर बात की गई है, इन चीजों पे कहानियां लिखी गई है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने बताया कहानी प्रकाशन कब हुआ, कहानीकार का जन्म कब हुआ, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, किस शैली में प्रकाशित हुई, क्या इसको हिंदी की पहली कहानी माना गया तो किस तरीके से माना गया, और फिर इसके कुछ विषय हमने देखे ना। अब हम बात करते हैं जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसपे कहानियां टिकी हुई है ना, या जिस कहानी का हम मेन पार्ट हमें देखना चाहिए कि ये कहानियां किस तरीके से है ना। तो पहली चीज इसमें लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया। क्या किया गया? व्यंग्य किया गया। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया ना। ये व्यंग्य किया गया का क्या मतलब है? लॉर्ड कर्जन उस समय हमारे यहाँ के मतलब पूरी जो शासन व्यवस्था थे वो लॉर्ड कर्जन संभाल रहे थे, क्योंकि हम उस समय गुलाम थे। तो ये गुलाम भारत में लिखी गई कहानी है, ठीक है। या गुलाम भारत के टॉपिक पर लिखी गई कहानी है। तो ये आपको याद रखना, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा, गुलाम भारत की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। किस पे किया गया है? गुलाम भारत की, गुलाम भारत की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है ना। तो एक तो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन आप देखोगे तो इस कहानी के मेन पार्ट, मेन किरदार में रहेंगे कि लॉर्ड कर्जन पे किस तरीके से व्यंग्य किया गया है, लॉर्ड कर्जन की न्याय व्यवस्था पर किस तरीके से व्यंग्य किया गया है, ये सारी चीजें आप इस कहानी को देखोगे। तो लॉर्ड कर्जन पे व्यंग्य किया गया, और दूसरे गुलाम भारत की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है ना। अगली चीज इसमें इस कहानी में क्या है? अंग्रेज सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया। न्याय, न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया, किया गया। आप लोग ये नोट्स अगर मतलब नोट भी नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको सारी चीजें मिल जाएगी ना। इसलिए इनको आप अगर नोट नहीं भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, है ना। अब बस अभी समझने में फोकस करना। न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया। रंग भेद व पक्षपात की चीजें इसमें बताई गई। रंग भेद, पक्षपात, रंग भेद व पक्षपात पर इस पे व्यंग्य किया गया या उस पे बात की गई। तो ये कहानी का पूरा सार मैं बता रहा हूँ आपको कि इस कहानी में क्या क्या हुआ। लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया, गुलाम भारत की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया, न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया, रंग भेद और पक्षपात पर व्यंग्य किया गया। तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो इस कहानी में आया हुआ है ना। फिर उसके बाद आता है दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया। दीनहीन व्यवस्था का मतलब जब ये कहानी आप पढ़ोगे तो इसमें चंद्रदेव से आग्रह किया जाता है कि साहब आइए हमारे भारत की भी दिनहीन व्यवस्था पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर चीजें व्यवस्थित है, हमारे यहाँ पर नहीं है ना। एक चीज और ध्यान रखना, चंद्रदेव से जो व्यंग्यात्मक चीजें है, चंद्रदेव से जो के ऊपर जो कहानियां बनी है, वो एक और आती है, एक इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर आती है, एक ये आती है, और एक कहानी और आती है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना कि कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सी चीजें कहाँ पर है। इसलिए पहले बता दूं, ये क्लियर रखना, ठीक है। दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह किया गया। चंद्रदेव से किया।
ठीक है। दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह किससे किया? चंद्रदेव से किया। ठीक है। उसके बाद आते इसमें देवराज सुरेंद्र का जिक्र किया गया। किसका किया गया? देवराज सुरेंद्र का। ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। देखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवराज सुरेंद्र का जिक्र किस कहानी में हुआ, तो याद होना चाहिए चंद्रदेव से मेरी बातों में हुआ। ठीक है। या कहानी का नाम देकर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चंद्रदेव से मेरी बातों में निम्नलिखित में किसका जिक्र हुआ है, किसका नहीं हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप बनते हैं जिसमें पूरी कहानी को एक साथ उसमें दे दिया जाता है कि वो सब एक चीज एक साथ पूछने लग जाते हैं ना। तो देवराज सुरेंद्र का जिक्र इसमें किया गया है। फिर उसके बाद आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य किया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर, विद्वानों का मतलब है वहां के प्रोफेसर वगैरह पर व्यंग्य किया गया, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य किया गया ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विद्यालय के या कहाँ के विद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य किया गया, तो कलकत्ता के वहां पर किया गया। ये चीजें आपसे आ सकती है। तो ये कुछ 5-7 पंक्तियों से आप पूरी कहानी समझ सकते हो कि भाई किन किन पे व्यंग्य किया गया है और किस तरीके से चीजें चल रही है। अब हम इसकी पंक्तियां देख लेते हैं ना। इसमें जो पत्रात्मक शैली में जो लेखक और चंद्रदेव के बीच में जो वार्तालाप हुई, या लेखक चंद्रदेव से जो चीजें कहता है वो क्या क्या कहता है, क्योंकि देखो होता क्या, अभी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि पंक्तियां आपको दी जाएगी और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किस कहानी की है। ठीक है। किस कहानी की है ये आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए मैं वन बाय वन करके सारी पंक्ति आपको बता देता हूँ। देखो आज के क्लास में हमारे पास डायरेक्ट अभी प्रेजेंटेशन जैसी चीजें यहाँ पर है नहीं, तो हम उसको डायरेक्ट देख के आगे बढ़ते जाएं और जल्दी जल्दी चीजें करें। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन हाँ कल की क्लास से हमारे पास ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे पहले से दिखेगी। उस पर हम चीजों को पढ़ेंगे और डायरेक्ट मैं आपको समझाता हो जाऊंगा, है ना। हालांकि मुझे लग रहा है इस चीज पे आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आता हो, जो मैं लिखा लिखा के बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा, अकॉर्डिंग टू जो प्रेजेंटेशन पहले से रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। चलो इसमें पहले बात कर लेते हैं जो जो पात्र है या उनके जो पात्रों ने जो चीजें कही है वो देख लेते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति आती है, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए आप तो अमर है। अमर है, आपको मृत्यु कहाँ। अगर इस प्रकार की कोई पंक्ति आती है तो यह याद रखना, ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की पंक्ति है। ठीक है। अगर देखो ये पंक्ति और बड़ी है, ये पंक्ति इतनी बड़ी नहीं है, ये और भी बड़ी है ना। ये कम से कम 3 से 4 लाइन की, लेकिन ये इतनी सी क्यों लिखाई, क्योंकि देखो सारी चीजें हमें याद नहीं करना, हमें कुछ उसके की पॉइंट याद रखना। अगर हम फिर वही वाली चीजें हो गई कि अगर सब कुछ ही रटना है तो भाई फिर स्मार्ट स्टडी का या फिर क्लासेस का मतलब ही क्या हुआ। क्लासेस वाले मतलब टीचर ने क्या बताया, हालांकि जो ये अगर सारी चीजें रटता रहता तो फिर कोई बुक खरीदते उस बुक से ही रट लेते ना। अगर कुछ स्मार्ट तरीके से पढ़ना तो इसी तरीके से पढ़ना होगा कि पंक्तियां पूरी मत पढ़ो, उस पंक्ति की जो फर्स्ट है चीजें वो थोड़ा सा जो क्लू आपको याद रह जाए इतना पढ़ लो, और ये याद रख लो कि ये किस कहानी की है। जैसे जब भी कोई पंक्ति पढ़ो तो हालांकि ये सारी पंक्तियां अलग अलग पंक्ति वाइज अलग अलग कहानी में लिखी हुई है। दूसरी ये कि ये जब पढ़ो, जब जैसे आपने पढ़ा कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आज तो आप तो अमर है ना, आपको मृत्यु कहाँ, ये पंक्ति पढ़ने के बाद कहो कि ये पंक्ति किसकी है, चंद्रदेव से मेरी बातें है ना। तो इस प्रकार से जब चीजें बार बार पढ़ोगे तो ये चीजें ध्यान रह जाएगी, याद रह जाएगी। ठीक है। फिर अगला अगली पंक्ति आती है,
मैं विश्वास करती हूँ कि आप लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन हमारे भारत की के स्थाई, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लॉर्ड कर्जन, आप नहीं है जब है, ठीक है। इसको यहाँ पर आप ये चीजें सही कर लेना। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी अधिकारी या स्थायी अ, अधिकारी बनने जाएंगे, तो भारत की स्थिति कैसी होने वाली है, तो ये उस पे व्यंग्य किया गया है ना, तो ये उस चीज पर व्यंग्य किया किया गया है। ये पंक्ति आपको याद रखना कि ये पंक्ति हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखक की पंक्ति है ना। पंक्ति पढ़ने से ये भी याद होना चाहिए कि ये पंक्तियां किसकी है। ओके। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम। मैं अनुमान करती हूँ, देखो कुछ पंक्तियां तो देखनी पड़ेगी। आप कह सकते हो कि सर ये पंक्तियां भी हमें पढ़नी पड़ेगी क्या? बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। ये पंक्तियां क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि एग्जाम में आता है। और ये याद रखना, इसमें लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया गया है। देखो इसके अलावा और भी रचनाएं आएंगी जिसमें गुलाम भारत के जो ये मतलब कर्जन वगैरह, मतलब सॉरी, ये जो हमारे अधिकारी जो लोग उस समय के थे, उनके ऊपर बहुत पे, जैसे लॉर्ड कर्जन हो गया, या फिर बाकी और भी नाम आएंगे जिन पे व्यंग्य किया गया है ना। इसलिए याद रखना कि चंद्रदेव से मेरी बातों में किस पे व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड कर्जन पर किया गया है ना। फिर उसके बाद आता है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। मंद यानी कम। इस पंक्ति का क्या मतलब है? इस पंक्ति का मतलब है कि जो लेखिका है वो किससे कह रही? चंद्रदेव से कह रही है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है? चंद्रदेव से। लेखिका कह रही कि भाई तुम्हारे आंखों की जो रोशनी वो भी कम पड़ गई हुई, तभी तो तुम्हें धरती पर जो चीजें चल रही है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक तरीके से पूरा व्यंग्य किया गया है ना। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये कहानी पूरी व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें कुछ इसी तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? जिस जिस व्योम वासनी व्योम वासनी विद्युत देवी। अच्छा, इसमें बिजली को क्या कहा गया है? व्योम वासनी विद्युत देवी कहा गया है ना। तो ये याद रखना कि विद्युत देवी किसे कहा गया है? व्योम वासनी विद्युत देवी है ना। को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं होता। तो हो सकता।
ये किसकी पंक्ति है? लेखिका की है। किस कहानी की है? चंद्रदेव से मेरी बात की है ना। ये चीजें इतनी बार पढ़ोगे, इसी तरीके से पढ़ोगे तभी याद रहेगा। आपको लग रहा होगा कि सर आप इतना फोकस करके क्यों पढ़ा रहे हो, इसे इन चीजों को बार बार क्यों दोहरा रहे हो? ये इसलिए दोहरा रहा हूँ, मुझे पता है कि जब आप सारी कहानियां, सारी उपन्यास, सारे नाटक, सारे निबंध और सारे अन्य गद्य विधा और कविताएं, जब ये यूनिट 5 से लगा 10 तक की चीजों देख लोगे, और इसमें इतनी सारी पंक्तियां, इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे व्यंग्यात्मक चीजें, और ये शहरों के नाम, ये पात्रों के नाम इतने मिक्स हो जाएंगे आपके दिमाग में कि इनकी क्लियरिटी रखना, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में क्वेश्चन देखते हुए ये याद भी आएगा कि यार ये पढ़ा है, लेकिन ये याद नहीं कर पाओगे कि किस में पढ़ा है, क्योंकि वहां इतने पास पास चीजें दे रखे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं इनको बहुत, मेरा एक उद्देश्य, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस चंद्रदेव से मेरी बातों में कम कम चीजें पढ़ो ना, लेकिन वो इतनी सटीक पढ़ो कि भाई अगर ये हाथ से क्वेश्चन आया तो हमारी रडार से फिर बाहर नहीं जाएगा, फिर अगर हमारी रडार में आया तो डायरेक्ट गेंद बाउंड्री बाहर जाएगी। इस तरीके से मेरा उद्देश्य होता है ना। चलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट कर दो। चलो फटाफट कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक चीजें तो। स्टूडेंट, चलो ठीक है। अगली पंक्ति आती है, अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी, आप ना तो आपके का मतलब है चंद्रदेव से कह रही है ना। अब भारत में ना तो आपके यानी चंद्रदेव, आप उनको कह रहे हैं ना, चंद्रदेव से कह रही, और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर यानी सूर्य। भुवन भास्कर, सूर्य महाशय के ही वंशधरों, वंशधरों यानी उनके वंशजों का साम्राज्य नहीं है ना। क्या बोला गया है? अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है ना। यानी वो कह रहा है कि ना तो अब आपके रहा और ना आपके जो स्वामी है यानी सूर्य, दोनों का ही साम्राज्य भारत में नहीं रहा है। इस पंक्ति से ये बता रही है लेखिका, है ना। इसको कह रही है, और ये बात चंद्रदेव से कह रही है, ये जरूर याद रखना ना। कि ना तो आपके, ना तो आपके का मतलब है चंद्रदेव, इस क्योंकि पूरी कहानी को जब पढ़ोगे तो इसमें पूरी चीजें उनके इर्द गिर्द चीजें चलती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, कलकत्ता आदि को देखकर, कलकत्ता आदि को देखकर। देखो हम पूरी कहानी की सारी पंक्तियां भी नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ वो पंक्तियां देखेंगे जो एग्जामों में आई हुई है या जिनकी आने की पूरी संभावना है ना। वो पंक्तियां तो जरूर देखेंगे। आपके देवराज सुरेंद्र, सुरेंद्र भी कहेंगे, कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे
नीरी फीकी है। इसका क्या मतलब हुआ? कलकत्ता आदि को देखकर, यानी लेखिका कह रहे हैं कि जब तुम हमारे कलकत्ता वगैरह शहरों को देखोगे तो तुम देवराज या सुरेंद्र, देवराज और सुरेंद्र ये दो नाम अलग अलग है, याद रखना। देवराज यानी इंद्र और सुरेंद्र यानी सूर्य, है ना। तो देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो आपके आगे नीरी फीकी है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? चंद्रदेव से मेरी बातें की है। इसके आगे हम एक पंक्ति और हम देखेंगे, उसके बाद ये कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारी पंक्तियां नहीं देख रहे, लेकिन हाँ वो सारी पंक्तियां देख रहे जो इंपॉर्टेंट है। देखो, चीजों को समझना है, वो सारी पंक्तियां नहीं देख रहे, लेकिन वो सारी पंक्तियां देख रहे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीजें आप समझ रहे होंगे। आई होप कि आप मैं जिस लेवल पर आपको ले जाना चाह रहा हूँ वो लेवल आप समझ रहे होंगे। भ्रमण करने आए तो, भ्रमण करने आए तो, ये किससे कह रही है? भ्रमण करने आए तो, कि भाई ये लेखिका चंद्रदेव से कह रही कि अगर आप भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर, किसको? अपने फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर धन्वंतर धन्वंतर, धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी, सॉरी धन्वंतरी महाशय, महाशय को और और देवताओं के चीफ जस्टिस, जस्टिस चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी को जरूर लाना। ये पंक्ति किसकी है? पहले तो ये याद रखना, चंद्रदेव से मेरी बातें। अब इस पंक्ति में मेन चीजें क्या है जो आपको याद रखनी चाहिए? पहले तो फैमिली डॉक्टर किसे कहा गया? धन्वंतरी को कहा गया। तो ये याद रखना कि फैमिली डॉक्टर किसे बताया गया? धन्वंतरी को। दूसरा, देवताओं का चीफ जस्टिस किसे बताया गया? चित्रगुप्त जी को बताया गया। तो ये याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अभी आपने शायद पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि एग्जामिनर कितने लेवल पर, कितना डीप में जाकर चीजों को पूछता है। बहुत डीप में जाकर चीजों को पूछता है, या तो वो बहुत डीप में जाके पूछता है या बहुत ऊपर। यानी पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे, यानी अभी जो दिसंबर 2024 वाला, जो कि हमारा 8 जून को, सॉरी 8 जनवरी को हुआ था, तो अगर वो पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार बहुत ऊपर ऊपर, यानी कि ज्यादा अंदर नहीं गया, यानी मॉडरेट पेपर बनाया, यानी कि इजी। तो हमें बेसिक चीजों पर भी फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि वो कितना बेसिक पूछ ले। यानी पिछली बार अगर आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है अच्छे से तो क्वेश्चन बन गए होंगे। जिसने ज्यादा लेवल पढ़ा और बेसिक नहीं पढ़ा वो लोग गलत करके आए वहां पे ना। और अगर उससे पहले जून वाला, जो पिछले साल वाला जून 2024 वाला पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर बनाया गया था। तो इसलिए पेपर का थोड़ा सा पैटर्न वो हल्का फुल्का चेंज करते रहती है, लेकिन बाकी 70-80% चीजें वही रहती है पेपर में। ठीक है, कि जो वो पूछता है, यानी जिस पैटर्न पे वो पूछता है वो पैटर्न है। जैसे कि कहानियों में अगर हो गया तो कहानी में पात्रों के बारे में या पत्रिका के बारे में या फिर किस शैली में लिखा गया, ये सारी चीजें पूछता ही है, डेफिनेटली पूछता है ना। तो ये याद रखना है इसमें कि भाई जो फैमिली डॉक्टर है वो धन्वंतरी को बताया गया, चीफ जस्टिस किसे बताया गया? चित्रगुप्त को बताया गया। एक चीज और इसमें याद रखना, भ्रमण करने आओ तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और महाशय को लेकर आना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक तो डॉक्टर यानी जो चिकित्सा व्यवस्था है, और दूसरा चीफ जस्टिस यानी कि न्याय व्यवस्था, ये दोनों चरमरा चुकी है गुलाम भारत में, है ना। तो ये उस पर व्यंग्य कर रहा है। इसका मतलब क्या होगी? वहां से लाने का क्या मतलब हुआ कि भाई तुम्हारे यहाँ ये लोग ठीक है, हमारे यहाँ लोग ये भ्रष्टाचारी है, तो आप इनको लेके आना। ये चीजें बता रहा है। आ रहा है समझ में कि किस तरीके से व्यंग्य किया जा रहा है और किन टॉपिकों पर व्यंग्य किया जा रहा है? आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, आपको चीजें समझ भी आ रही होगी। ये हमारी होती चंद्रदेव से मेरी बातें खत्म। अब हमारी अगली जो कहानी है, वो कहानी, अगली कहानी, हमारी तीसरी कहानी हम देखेंगे दुलाई वाली, दुलाई वाली। अच्छा, ये दुलाई वाली कहानी आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा कि कितनी प्यारी कहानी है। हालांकि बहुत बड़ी कहानी है,
लेकिन ये आपने पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसको आपको अभी संक्षेप में यहाँ पर बता देता हूँ। ये भी बाला घोष ने लिखा है। किसने लिखा? चंद्रदेव बाला घोष ने इसको, सॉरी, राजेंद्र बाला घोष ने इसको लिखा है। 1882 में इनका जन्म हुआ। ये हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद रखना है। जुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखना है ना। चंद्रदेव बाला घोष ने इसको लिखा। अच्छा, ये जो कहानी है किस तरीके से, तो इसकी पत्रिका वगैरह बताने से पहले मैं इस कहानी का थोड़ा सा आपको सारांश बता देता हूँ कि कहानी का सारांश क्या है ना पूरा। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। अच्छा, कहानी इससे चलती है कि एक जो मित्र होता है वो अपनी पत्नी को लेने जाता है घर। अगला मित्र भी अपनी पत्नी को अपने ससुराल लेने जाता है, लेकिन वो वहां से पत्र लिखता है कि भाई तुम तैयार हो ना, मैं इस वाली रेल से आ रहा हूँ, तुम इस स्टेशन पे आ जाना, हम यहाँ से साथ में घर चलेंगे। यानी ये दोनों एक ही गांव के व्यक्ति थे। तो जब उसको ये पता चलता है, तो ये जब ये पत्र पता चलता है, तब वो व्यक्ति कहाँ रहता है? वो काशी के एक घाट है, दशाश्वमेध घाट। ये जो दशाश्वमेध घाट है ना, ये आप इस तरीके से रट लेना कि ये आपको कम से कम 4 रचनाओं में देखने को मिलेगा। दशाश्वमेध घाट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? 4 जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार की विधाओं में। नहीं, किसी कहानी में, किसी उपन्यास में, किसी नाटक में, इस प्रकार से ना। तो ये दशाश्वमेध घाट कहाँ पर है? काशी में। और ये इस कहानी की शुरुआत ही यहाँ से होती है। ये पूछा जाता है कि दुलाई वाली की शुरुआत कहाँ से होती है? दशाश्वमेध घाट से होती है ना। तो उसको पत्र मिलता है, वो दौड़ के अपनी पत्नी के पास जाता है और वहां पे कहता है कि भाई जल्दी से कपड़े वपड़े पैक करो, हम चलते हैं। तो वहां पर इनके बीच में वार्तालाप होती है। फिर वो जिस तरीके से, जिस रिक्शे से आए थे, उस रिक्शे का किराया कितना दिया था, वो कहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आए थे सबसे पहले, फिर वहां से वहां कैसे आए थे, तो ये पूरी एक याद रखना आपको कितनी, ये अभी मैं बताने वाला हूँ ना। तो ये चीजें आपको याद रखना, मैं बस सारांश के रूप में बता रहा हूँ, तो आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें याद रख सकते हो ना। फिर जब ये लोग ट्रेन में बैठते तो वहां पर वो देखता है, तो उसको उसका मित्र नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका मित्र उसमें होता है, एक महिला के रूप में वो वहां पर रहता है, ठीक है। और उसकी पत्नी भी वहीं पर रहती है। फिर ये चीजें इस तरीके से चलती है, तो पूरी एक वो ट्रेन के बीच की जो पूरी कहानी है, उसमें पूरा चलता है कि भाई उसमें बाकी महिलाएं रहती है, एक नवविवाहित महिला भी उसमें बैठी रहती है। तो उसपे कोई बूढ़ा व्यंग्य करता है, एक बुजुर्ग, महिलाएं उस पे व्यंग्य करती है। और ये पूरा एक सीन चलता है। फिर वो एक जगह रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। वो चाहता है कि ये महिला टीटी को जानकारी दे, ताकि ये खो चुकी है, तो उसको सही जगह पहुंचाई जाए। इतने में उसका मित्र घूंघट उठाता है और कहता है ये तो एक मजाक था, ये वाला सीन पूरा चलता है ना। तो ये तरीके से मजाक वाली कहानी है। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। अब इस बीच में जितने शहरों के नाम आए हैं, जो कुछ पंक्तियां इसमें बड़ी फेमस है, जिसमें जैसे ये जो दुलाई वाली, इसमें जो हमारा वंशीधर रहेगा, तो वंशीधर जानकी, तो जानकी की बहन की उम्र इसमें पूछी जाती है। बहुत बार जानकी की जो बहन है उसका भी जिक्र इसमें होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने पूरी सारांश आपको बताया, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन कहानियों को बड़े अच्छे से पढ़े। अगर आपके पास अभी भी नहीं है, तो वही वाली चीजें मैंने बताया है कि भाई इसको जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट को तो मुझे पता है कि इन लोगों के पास तो मैंने सब कुछ अवेलेबल करा दिया। लेकिन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल की लिंक उसमें दी, उसको ज्वाइन करो। वहां पर चीजें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब बात करते हैं इसके अगले। तो इसमें जो है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित है। तो ये याद रखना है कि दुलाई वाली किस कहानी में प्रकाशित है? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है ना। फिर इनकी कुछ और कहानियां भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, होता क्या है कि जैसे राजेंद्र बाला घोष हमारे सिलेबस में जुड़े, यानी कहानीकार जुड़े। तो जब राजेंद्र बाला घोष के बारे में पूछा जाएगा, तो इनकी बाकी कहानियां भी आपको देकर ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहानी किसकी है। अभी आप लोग अगर पीवाईक्यू लगाओगे, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि किस लेवल पे एग्जामिनर जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इनकी बाकी रचनाएं, जैसे कभी कभी क्या होता है, ये रचनाएं देता ही नहीं जो हमारे सिलेबस में जुड़ा है, वो रचनाएं देता है जो हमारे सिलेबस में नहीं जुड़ी है, लेकिन इनकी रचना है, तो वो दी जाती है और आपसे पूछी जाती है रचना किसकी है। तो उस लेवल पे पूछा जाता है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। कि कुंभ की छोटी बहू, कुंभ में
छोटी बहू, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1906 में। फिर इनकी अगली आती है भाई बहन। भाई बहन कब आया था? 1908 में। फिर उसके बाद आता है दालिया। दालिया, दालिया कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में। उसके बाद आती है हमारी हृदय परीक्षा प्रमुख कहानी। हृदय परीक्षा, ये प्रमुख कहानी है। तो ये प्रमुख कहानी मतलब ये कुछ इतनी कहानियां तो जैसे कुंभ की छोटी बहू, भाई बहन, दालिया और हृदय परीक्षा, ये याद रखना है आपको, है ना, कि ये भी हमारे राजेंद्र बाला घोष की कहानियां हैं। और जिसके बाद दुलाई वाली किसमें प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि सीधे सीधे जो वन लाइनर जैसे होता है ना कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। इस पुस्तक, इसकी पुस्तक, इसकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन, संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया। इसकी पुस्तक, इसकी पुस्तक का मतलब ये कि ये जो दुलाई वाली कहानी लिखी गई थी, ये जिस पुस्तक में लिखा गया है उसका जो संग्रह है, यानी किस किस पुस्तक में संग्रह थी? कुसुम संग्रह में संपादित थी। और इसका संपादन करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो ये आपको याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। मैं हर चीज आपको छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ कि भाई ये किस पुस्तक में संग्रहित थी। कुसुम संग्रह में इसको संकलित किया गया था और उसका संपादन करने वाले रामचंद्र शुक्ल थे। ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद अगली चीज इसमें आते हैं कि नवल किशोर और वंशीधर से रेल में किया गया मजाक की सरस कहानी है। तो ये दुलाई वाली क्या कहानी है? ये नवल किशोर। नवल किशोर कौन है? उसका मित्र जिसने उसको पत्र लिखा था और कहा था कि भाई इस रेलवे स्टेशन पर आना, हम साथ में यहाँ से घर चलेंगे, है ना, अपनी अपनी पत्नियों को लेके। तो नवल किशोर वो व्यक्ति जिसने वंशीधर से, और वंशीधर कौन है? जो दशाश्व में घाट पर नहा रहा था, उसके बाद वो उसको पत्र मिलता है, वो वाला व्यक्ति वंशीधर है। ठीक है। तो ये पूरी कहानी आप पढ़ना है एक बार लाइन बाय लाइन, आपको बड़ा मजा आएगा इस कहानी में। किया गया मजाक की सरस कहानी है। सरस कहानी है। नवल किशोर और वंशीधर में नवल किशोर द्वारा जो वंशीधर से रेल में किया गया मजाक, उसकी सरस कहानी। ठीक है। तो ये मजाक किस तरीके से किया, ये हालांकि मैंने संक्षेप में आपको बताया, इसको डीप में आप एक बार कहानी जरूर पढ़ना। ठीक है। फिर इसमें आता है काशी। काशी को ही बनारस कहा जाता है। ये याद रखना, काशी को ही बनारस कहा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना ना। के लोग के जीवन पर प्रकाश किया गया। जीवन पर प्रकाश किया गया। और जो दशाश्वमेध घाट है वो भी काशी शहर से। ये भी पूछा जाता है इस कहानी का जो शुरुआत है वो किस शहर से होती है ना, तो काशी शहर से, बनारस शहर से होती है। या किस घाट से होती है? तो दशाश्वमेध घाट से होती है। अगर वो घाट पूछे तो दशाश्वमेध घाट बताना, शहर का नाम पूछे तो काशी या बनारस बता देना ना। फिर आता है बनारसी शोक और बोली का समावेशन इसमें मिलता है। बनारसी शोक और बोली का जिक्र हमें इसमें मिलता है। मिलता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है? विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या कैसी रहती है वो इसमें बताई गई है। यानी इस कहानी को जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि विभिन्न परिस्थिति में इंसान की जो दिनचर्या होती है वो किस तरीके से चलती है, वो इसमें बताया गया है। देखो मैं ये वन लाइनर फैक्ट के द्वारा आपको उस पूरी कहानी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ पहले ही, ताकि ये याद रख लो और सही कर पाओ ना।
दिनचर्या बताई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आगे बढ़ेंगे कि यहाँ तक आपको चीजें अगर समझ में आ रही है अच्छे से, तो अब अगर हम आगे बढ़ते, तो आगे आते हैं काशी से इलाहाबाद की यात्रा यहाँ पर होती है। ये लोग कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? काशी से इलाहाबाद जाते हैं। ठीक है, काशी से इलाहाबाद जाते हैं। इलाहाबाद, काशी से इलाहाबाद की यात्रा होती है ना। इस कहानी में कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा करते हैं? काशी से इलाहाबाद की कहानी। दो मित्रों के हंसी मजाक की कहानी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेल की यात्रा की किए गए मजाक की कहानी है। अब इसके कुछ पात्र हम देख लेते हैं। ये जो वन लाइनर मैंने बताया, ये एकदम ऐसे रट लेना इस कहानी के कि जैसे आपको लगता है कि नहीं यार यही चीजें आने वाली, क्योंकि ये चीजें ही आएगी एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई आपको। इसकी जो पात्रों की बात करें, तो पहला आता है वंशीधर। मैं फिर कह रहा हूँ, जब पेपर आएगा और उस दिन मैं शाम को आपको बताऊंगा यहाँ पर कि देखो भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल आपकी क्लासेस से और आपके नोट्स से हमारे लगभग 90% क्वेश्चन एज इट इज हमारे सिलेबस हमारे पेपर में दिखे हमें। बस हमने गलत कर दिया। गलत क्यों कर दिया? क्योंकि हमने चीजों को उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, कि क्लियरिटी नहीं रखी, क्योंकि हमने कंफ्यूजन में वहां पे गलत करके आए। आपके मुंह से ये चीजें सुनने को मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ इन चीजों को बार बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। वंशीधर कौन है? जानकी का पति है भाई, जानकी का पति वंशीधर। ठीक है, फिर दूसरा व्यक्ति कौन है इसमें आता है? नवल किशोर। नवल किशोर, नवल किशोर जो है वो वंशीधर का मित्र है, याद रखना, मित्र है। और इसी ने वंशीधर से मजाक किया था। कलकत्ता से नई बहू को लेकर आ रहा था। कलकत्ता से अपने किसको लेकर आ रहा था? नई बहू को। कहाँ से लेकर आ रहा था? कलकत्ता से, ये याद रखना। ठीक है, ये कहाँ से लेकर आ रहा था? कलकत्ता से। कलकत्ता से नई बहू को लेकर आ रहा था। नई बहू यानी उसकी पत्नी को लेकर आ रहा था, क्योंकि ये कहानी अपनी वहां की उनकी लोकल बोली में लिखी गई है, तो वहां पर इसी तरीके से चीजें बोली जाती है। नई बहू को लेकर आ रहा था, लेकर आ रहा था। इसके बाद ये कट्टर स्वदेशी है। कट्टर स्वदेशी का मतलब कि ये विदेशी चीजों पर बहुत विश्वास नहीं करते, यानी कि ये स्वदेशी व्यक्ति है, और ये स्वदेशी धोती पहनता है ना। इस कहानी को जब आप पढ़ोगे, तो वंशीधर क्या करता है, जल्दी जल्दी में जब विदेशी धोती पहन लेता है, तो वो कहता है बीच में कि यार नवल किशोर मेरे ऊपर चिल्लाएगा, क्योंकि मैंने स्वदेशी धोती नहीं पहनी, अपनी देश की धोती नहीं पहनी। तो उस पे चीजें कहानी में भी आता है ना। तो ये चीजें इसमें आएगी नवल किशोर और इसके बीच में जानकी। इसके बाद अगले पात्र कौन होती है? जानकी। जानकी कौन? अच्छा, इसमें नवल किशोर की पत्नी का नाम नहीं आता है, बस ये आता है कि नवल किशोर की पत्नी है ना। बाकी जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी है। किसकी? ये वंशीधर की पत्नी है। और ये लोग कहाँ से चलते? ये लोग चलते हैं हमारे दशाश्वमेध घाट, यानी कि काशी से ये लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये लोग कहाँ से करते हैं? काशी से, ये याद रखना, पत्नी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये नवल किशोर की हंसी मजाक को सहन नहीं करती है जानकी, ये याद रखना। ये इतनी इंपॉर्टेंट पंक्ति नहीं है, लेकिन याद रखना। फिर उसके बाद चौथा जो पात्र आता है हमारे पास, चौथा जो पात्र आता है सीता। सीता, सीता कौन है? जानकी की बहन है। जानकी की बहन है। इसकी उम्र कितनी है? 10 वर्ष। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं बता दूं कि यहाँ तक पूछा जाता है। देखो अब इसमें, इस पूरी कहानी में आप देखोगे तो सीता शब्द सिर्फ एक बार या दो बार आया था स्टार्टिंग में, उसके बाद ये शब्द आता ही नहीं है पूरी कहानी में। लेकिन वो कितना डीप जाते हैं कि भाई जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जो ज्यादा हाईलाइट नहीं है उस कहानी में, उसका जन्म मतलब उसका वर्ष पूछ लिया कि ये कितने साल की है। ठीक है, नाम तो ठीक है, किसकी बहन है, यहाँ तक भी चलता है, ये इस कहानी का पात्र है या नहीं ये भी चलता है, लेकिन उसका वर्ष पूछा है कि कितने वर्ष की है। तो ये याद रखना कि कितने लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। इसलिए थोड़ा सा फोकस करना चीजों पे, कि यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एनटीए साहब, यहाँ पर कुछ भी पेपर बनाया जा सकता है। फिर आता है नवल किशोर। नवल किशोर की बहू। इसका नाम का जिक्र नहीं होता, बस ये आता है ये नवल किशोर की बहू है ना। और एक और जिक्र आता है इसमें, कहारिन। कहा
ये कहारिन कौन है भाई? ये कहारिन आप पढ़ोगे तो सिर्फ कहानी में एक बार जिक्र आता है, ये जानकी के मायके में नौकरानी है, मायके में नौकरानी है, रानी है ना। ये एक बार ही इसमें जिक्र आएगा, लेकिन ये आया है तो उसने अगर सीता का पूछ लिया है एक बार, तो वो इसका भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये कुछ आया। अब हम इसको देख लेते हैं, इस कहानी की शुरुआत किस शहर से हुई, अंत किस शहर से हुआ, और इस कहानी में जो प्रमुख शहरों के नाम वो क्रम वाइज हम पूरा देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इस कहानी की जो शुरुआत है, का जो आरंभ है, काशी शहर से होता है, शहर से होता है। और कहानी का अंत जो है, अंत जो है वो कहाँ पर होता है? इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद शहर में होता है। कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? काशी शहर में। कहानी का अंत कहाँ से होता है? इलाहाबाद शहर में। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट शहरों के नाम में यहाँ वन बाय वन करके लिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले काशी शहर आता है, ये याद रखो। उसके बाद आता है कलकत्ता शहर का जिक्र आता है, कलकत्ता शहर का जिक्र आता है, ये याद रखना। उसके बाद आगरा शहर का जिक्र इसमें आता है, ये याद रखना। उसके बाद इसमें मुगल सराय का जिक्र आता है, मुगल सराय का जिक्र आता है। और उसके बाद इसमें इलाहाबाद शहर का जिक्र आता है। ये इतने शहरों के जिक्र आते। कभी कभी इन शहरों के क्रम वाइज पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित शहरों में से जो हमारा धुलाई वाली है, इसमें कौन सा शहर का जिक्र नहीं हुआ है या हुआ है। इस तरीके से हुआ है बहुत कम पूछा जाता है, नहीं हुआ है ये ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि तीन उसमें इसी शहर के मिलते हैं और एक नहीं होता है। तो जो एक नहीं होता है वो आपको उसमें देखना होता है ना। और जब तीन नहीं होते और एक होता है तो वो तो बड़ा इजी बन जाता है एक तरीके से। तो वो इस मतलब वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। आपको ये याद रखना है, काशी, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय और इलाहाबाद शहर का जिक्र इसमें हुआ है ना। अब इसके बाद कुछ शहरों के जो स्थान है, वो कौन कौन से स्थान का जिक्र हुआ है। तो पहला आता है इसमें दशाश्वमेध। दशाश्वमेध घाट का जिक्र हुआ। ये कहानी की शुरुआत ही इस घाट से हुई है, ठीक है, दशाश्वमेध घाट से। फिर आता है गोदोलिया, गोदोलिया, गोदोलिया। ये कौन क्या है? ये गदोलिया जो है, ये एक रेलवे स्टेशन का जिक्र इसमें आता है ना। मुगल सराय हमने देख लिया और इलाहाबाद भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये दशाश्वमेध घाट और गदोलिया का जिक्र और आता है। इसके बाद कुछ प्रमुख पंक्तियां जो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी की प्रमुख पंक्ति आपको याद रखनी चाहिए, कि ये तो याद ही होनी चाहिए कि भाई ये धुलाई वाली की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये हमसे पूछी ही जाती है। फिर आती है 1.5 रुपए किराया मांगा सिकरोल स्टेशन मिर्जापुर में। 1.5 रुपए जब ये जो वंशीधर और उसकी पत्नी जो है जानकी, ये दोनों इलाहाबाद, सॉरी, काशी से इलाहाबाद जाने, मतलब काशी से इलाहाबाद जाने के लिए जब रेल के लिए आते, तो 1.5 रुपया इनसे मांगा जाता है। कितने रुपए? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये 1.5 रुपये वाला क्वेश्चन आया। तो 1.5 रुपये किराया मांगा जाता है इनसे। क्या मांगा जाता है? किराया मांगा जाता है, मांगा जाता है। कौन से स्टेशन पे मांगा जाता है ये याद रखना। तो ये सिकरोल स्टेशन, सिकरोल, सिकरोल स्टेशन, क्योंकि उसने अभी किराया पूछा, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेशन पे मांगा गया ना। मिर्जापुर, मिर्जापुर का जिक्र भी हुआ, याद रखना भाई। मिर्जापुर आपने मूवी देखी होगी, वो वेब सीरीज, उसी वही वाला मिर्जापुर। तो 1.5 रुपये किराया मांगा गया सिकरोल स्टेशन मिर्जापुर पर, ठीक है। तो ये याद रखना, सिकरोल स्टेशन मिर्जापुर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, ये आता ही आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है अरे। अब इसकी कुछ पंक्तियां हम देख लेते जो इसमें जिक्र हुआ है ना। इन पंक्तियों में कुछ पंक्तियां जो रेल में वो लेते, तो वहां पर बाकी जो लोग बैठे थे उनकी भी पंक्तियां यहाँ पर होगी, है ना। अरे इनकर मनई। देखो, ये वहां की लोकल बोली में लिखा गया
इसलिए इसको आप इतना ये मत कहना कि सर ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये वहाँ की लोकल बोली। अरे इनकर मनई तो नहीं, आइलैंड को देखो, ये किस में आता है, दुलाई वाली की पंक्ति है ना। ठीक है, इस प्रकार की पंक्तियां उसमें आती है। चलो इसमें एक लास्ट पंक्ति आप देख लो, इसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां नहीं है। इसमें आता है, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी। किसी के प्राण भी चले जाए तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता है, इनकी हंसी नहीं रुकती, ये पूरी पंक्ति होती है ना। तो ये किसने कही थी, ये जानकी ने नवल किशोर की बहू से कही थी। ये पंक्ति याद रखना है ना। कह रहे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी, किसी के प्राण भी चले जाए तो इनकी हंसी नहीं रुकती है, इनको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, जानकी, वंशीधर की पत्नी कहती है जानकी। किससे कहती है, नवल किशोर की बहू से कहती है। कहाँ पर कहती है, इलाहाबाद स्टेशन पर जब ये लोग मिलते हैं तो वहां पर ये लोग ये बात कहती है ना। तो ये हमारी आज दो कहानियां हो गई। कल हम दुनिया का अनमोल रतन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब वाले बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर आपका क्वेश्चन पिन करें। और कल से आपको ये चीजें प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ा दी जाएगी। ये भी बताना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे को वहां पर ये भी बता देना कि ये प्रेजेंटेशन के साथ आपको पढ़ाना है या फिर इस तरीके से लिखा लिखा कर ही आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप समझना। ओके, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे इससे आगे। और अगर आप कहोगे कि सर प्रेजेंटेशन से जल्दी पढ़ पाएंगे यानी जल्दी चीजें कवर कर पाएंगे, तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे, या फिर आप लिख लिख कर याद कर पाओगे, यानी जिस तरीके से मैं लिखा के आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है तो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब वाले बच्चे अगर लास्ट तक क्लास देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, क्योंकि मैंने पूरी चीजें आपको कवर कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है।